हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल लर्न अहेड अकेडमी। मैं संध्या मिश्रा आप सबके लिए लेकर आई हूँ अपनी अगली क्लास इंडियन इकोनॉमी की। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा 1991 में आर्थिक सुधार व उसके बाद की अर्थव्यवस्था। आज का हमारा टॉपिक है 1991 में आर्थिक सुधार व उसके बाद की अर्थव्यवस्था। अगर आप सब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर, उसका शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट रहेगा वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार की आवश्यकता। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार की आवश्यकता। फर्स्ट पॉइंट इसमें रहेगा 1990 से 91 में भारत की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी, यानी कि बहुत ही खराब थी। 1991 के दौरान विदेशी ऋण के कारण भारत के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। अब आपका दूसरा पॉइंट है विदेशी व्यापार खाते में घाटा बढ़ता जा रहा था। तीसरा पॉइंट विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से कम हो रहा था। चौथा पॉइंट 1990 से 91 में भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वित्तीय सुविधा के रूप में एक बहुत बड़ी राशि उधार लिया था। चौथा पॉइंट है आपका अल्पकालीन विदेशी ऋणों के भुगतान के लिए 47 टन सोना बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी रखना पड़ा था। किसको रखना पड़ा? भारत को। अब आपका पांचवा पॉइंट है भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने मुद्रास्फीति का संकट था, जिसकी दर 12% हो गई थी। अब आपका लास्ट पॉइंट इसमें है मुद्रास्फीति के कारण कृषि उत्पादों के वितरण और बाजार मूल्यों में वृद्धि हुई। अब है आपका अगला टॉपिक वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार। इसमें हमारा पहला पॉइंट है सरकार की औद्योगिक नीति का उदारीकरण। दूसरा पॉइंट है उद्योगों के निजीकरण द्वारा विदेशी निवेश को प्रोत्साहन। तीसरा उदारीकरण के अंग के रूप में लाइसेंस को समाप्त करना। चौथा आयात और निर्यात नीति को उदार बनाते हुए आयात और निर्यात वस्तुओं पर आयात शुल्क में कमी, जिससे कि औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक कच्चे माल का निर्यात अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्चे माल का आयात तुलनात्मक रूप से आसान हो। अगला है आपका डॉलर के मूल्य के रूप में घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन। अगला देश के आर्थिक स्थिति में सुधार और संरचनात्मक समायोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक से बहुत अधिक विदेशी ऋण प्राप्त कर लिया। अब आपका अगला पॉइंट राष्ट्र के बैंकिंग प्रणाली और कर संरचना में सुधार। आखिरी पॉइंट है इसमें सरकार द्वारा निवेश में कमी करते हुए बाजार को अर्थव्यवस्था को स्थापित करना। अगला है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी कि LPG। फर्स्ट है भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण LPG के जनक कौन हैं? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं। कौन है? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं। आर्थिक सुधार के नए मॉडल को क्या कहते हैं? LPG मॉडल कहते हैं। भारत में LPG नीति के मुख्य बिंदु विदेशी तकनीकी समझौता, MRTP एक्ट 1969, विदेशी निवेश, औद्योगिक लाइसेंस विनियमन, निजीकरण और विनिवेश का प्रारंभ, मुद्रास्फीति नियमन। फिर आपका
कर सुधार, वित्तीय सुधार, लाइसेंस और परमिट राज की समाप्ति। विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रम संक्षेप में। तो पहला कार्यक्रम है आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम और इसका उद्देश्य संपूर्ण समाज का सर्वांगीण विकास करना और इसकी शुरुआत 1952 में हुई थी। दूसरा है सघन कृषि जिला कार्यक्रम। इसका उद्देश्य किसानों को ऋण, बीज, खाद एवं कृषि उपकरण उपलब्ध कराना। इसकी शुरुआत 1960 से 61 में हुई। तीसरा गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम। इसका उद्देश्य विशिष्ट फसलें विकसित करना और इसकी शुरुआत 1964 से 65 में हुई। अब आपका अगला है हरित क्रांति। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि करना। इसकी शुरुआत 1966 से 67 में हुई। अब आपका अगला कार्यक्रम है त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम। इसका उद्देश्य गाँव में पीने का पानी उपलब्ध कराना। इसकी शुरुआत 1972 से 73 में हुई। अब है आपका सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इसका उद्देश्य सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पर्यावरण संतुलन, भूमि, जल एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों को विकसित करके सूखे से बचाव के लिए उपाय करना। इसकी शुरुआत 1973 से 74 में हुई। अब है आपका अगला 20 सूत्रीय कार्यक्रम। इसका उद्देश्य गरीबी निवारण एवं रहन सहन के स्तर को ऊपर उठाना है। इसकी शुरुआत 1975 में हुई। फिर आपका अगला कार्यक्रम काम के बदले अनाज कार्यक्रम। इसका उद्देश्य क्या था? विकास कार्यक्रमों के शरीर काम हेतु अनाज देना। इसकी शुरुआत 1977 से 78 में हुई। अब आपका अगला कार्यक्रम अंत्योदय योजना। इसका उद्देश्य गांव के सबसे गरीब परिवारों को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बनाना था और इसका उद्देश्य इसका उद्देश्य था और इसकी शुरुआत 2000 में हुई। अब आपका अगला कार्यक्रम है ग्रामीण युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षण ट्राइसिंग। इसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं की बेरोजगारी को दूर करने हेतु प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम। इसकी शुरुआत 1979 से हुई। अब आपका अगला कार्यक्रम समन्वित ग्रामीण विकास योजना IRDP। इसका उद्देश्य गांव के गरीब परिवारों को स्वरोजगार हेतु ऋण की व्यवस्था करना और इसकी शुरुआत 1980 में हुई। अब है आपका अगला कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम DWCRA। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रहे ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को स्वराज के अवसर प्रदान करना था और इसकी शुरुआत 1982 में हुई। अब आपका अगला कार्यक्रम है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम RLEGP। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। इसका उद्देश्य भूमिहीन किसानों को एवं श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करना था और इसकी शुरुआत 1983 में हुई। अब आपका अगला कार्यक्रम है व्यापक फसल बीमा योजना। इसका उद्देश्य विभिन्न कृषि फसलों को बीमा की सुविधा उपलब्ध कराना रहा और इसकी शुरुआत 1985 में हुई। अब आपका अगला कार्यक्रम है लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्धि के लिए सहायता प्रदान करना था और इसकी शुरुआत 1986 में हुई। अब आपका अगला कार्यक्रम प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम। इसकी शुरुआत 1988 में हुई और इसका उद्देश्य रखा गया ग्रामीण और शहरी शिक्षित लोगों को साक्षर करना। अब आपका अगला कार्यक्रम है नेहरू रोजगार योजना। इसकी शुरुआत
89 में की गई और इसका उद्देश्य रखा गया नगरीय क्षेत्रों के बेरोजगारों को रोजगार देना। अब आपका अगला कार्यक्रम आता है महिला समृद्धि योजना। इसमें क्या था, इसकी शुरुआत 1993 में की गई और इसमें क्या था उद्देश्य, ग्रामीण महिलाओं को डाकघर के बचत खाते में पैसा जमा करने को प्रोत्साहित करना। अब आपका अगला कार्यक्रम राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। इसकी शुरुआत कब हुई, 1995 में और इसका उद्देश्य रखा गया गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को सहायता करना। अब अगला कार्यक्रम कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, इसकी शुरुआत 2004 में हुई। कब हुई, 2004 में और इसका उद्देश्य निम्न महिला साक्षरता दर वाले जिलों में आवासीय बालिका विद्यालयों की स्थापना करना रहा। अब है आपका अन्नपूर्णा योजना। इसकी शुरुआत 1999 से 2000 में की गई और इसका उद्देश्य वृद्ध नागरिकों को निःशुल्क अनाज देना था। अगला कार्यक्रम है कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना। इसकी शुरुआत 2001 में की गई। कब की गई, 2001 में और इसका उद्देश्य क्या रखा गया, कृषि श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना। अब आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि नरेगा। इसकी शुरुआत फरवरी 2006 से हुई और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी, भूख एवं गरीबी को मिटाना था। और अब मनरेगा है 2009 से। अब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपके आए हुए हैं, इन्हें बहुत ध्यान से देखना है और याद भी रखना है। पहला क्वेश्चन है आपका भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि है। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि है तो क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये क्या है, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि है और इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। इसके द्वारा की गई डॉक्टर शंकर आचार्य की अध्यक्षता में। और इसका लेखांकन कहाँ होता है, रिजर्व बैंक में होता है। और कब से इसकी शुरुआत हुई, वर्ष 1940 से जुलाई से जून रहा और वर्तमान में इसका लेखांकन क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च कर दिया गया। अब आपका दूसरा क्वेश्चन, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। और उस समय वित्त मंत्री कौन थे आपके, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो आपके वित्त मंत्री थे। कौन थे, वित्त मंत्री। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एलपीजी की शुरुआत की थी। किसने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, जिसमें आपका उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण आता है। तो इसको क्या कहते हैं, इस आर्थिक सुधार को राव मनमोहन नीति भी कहते हैं, राव मनमोहन नीति भी कहते हैं। अब आपका तीसरा क्वेश्चन, यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा। यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या प्रभाव होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, बढ़ जाएगी।
अब है आपका चौथा क्वेश्चन, किस वर्ष में उद्योग नीति प्रस्ताव अपनाया गया? किस वर्ष में उद्योग नीति प्रस्ताव अपनाया गया? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, 1956 में। कब अपनाया गया? 1956 में। कौन सा प्रस्ताव? उद्योग नीति प्रस्ताव। और सरकार ने 1956 में ही औद्योगिक नीति के माध्यम से अपनी पहली औद्योगिक नीति 1948 का संशोधित भी किया था। इसे भारत का आर्थिक संविधान या राज्य पूंजीवाद की बाइबिल के रूप में जाना जाता है। अब है आपका पांचवा क्वेश्चन, अधिक अन्न उपजाओ अभियान किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? अधिक अन्न उपजाओ अभियान किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, 1942 से 43 में। 1942 से 43 में। और उपज की मात्रा इसमें बढ़ाई गई और इसका अभियान का जो लक्ष्य था उसमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा गया। अब आपका छठा क्वेश्चन, 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया। 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबंधित किया। किससे संबंधित किया? औद्योगिकरण से। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 1991 में क्या था? वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। इनके द्वारा उदार आर्थिक नीति का शुरू किया गया या अपनाया गया। तो इसमें पहला उद्देश्य था भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण के मैदान में उतारने के साथ साथ इसे बाजार के रूप के अनुरूप बनाना। दूसरा, मुद्रास्फीति की दर को बढ़ाना और विदेशी मुद्रा के पर्याप्त भंडार का निर्माण करना। तीसरा, आर्थिक विकास दर को बढ़ाना और विदेशी मुद्रा के पर्याप्त भंडार का निर्माण करना। चौथा आपका आर्थिक स्थिरीकरण को प्राप्त करने के साथ साथ सभी प्रकार के अनावश्यक आर्थिक प्रतिबंधों को हटाना। पांचवा, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में निजी कंपनियों की भागीदारी को बढ़ाना etc। तो इसके तीन घटक कौन कौन से थे? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। अब आपका क्वेश्चन नंबर 7, भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई? भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई? तो कब अपनाई गई? 1991 में। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कब अपनाई गई? 1991 में। क्या था इसमें? आर्थिक स्थिरीकरण का संबंध मांग प्रदर्शन से है। किससे है? मांग प्रबंधन से। और ढांचा का सुधार अर्थव्यवस्था की पूर्ति पक्ष की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता है। पहला है आपका आर्थिक स्थिरीकरण। इसमें क्या होता है? इसके अंतर्गत 3 सुधार किए गए। पहला, मुद्रास्फीति की नीची व स्थिर दर। दूसरा, भुगतान संतुलन की समर्थ स्थिति। तीसरा, राजकोषीय संतुलन। और इसका दूसरा सुधार क्या था? ढांचा सुधार। इसमें कौन से किए गए सुधार? पहला था व्यापार तथा पूंजी प्रवाह सुधार। दूसरा, औद्योगिक नियंत्रणों को समाप्त करना। तीसरा, सार्वजनिक उपक्रम सुधार और उनमें विनिवेश वित्तीय क्षेत्र में सुधार। अब है आपका 8वां क्वेश्चन,
भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा का वर्ष था? भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा का वर्ष था तो क्या था? ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, 1991। क्या था? 1991। और इसकी घोषणा की डेट क्या थी? 24 जुलाई 1991 किसके द्वारा की गई थी? प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के द्वारा। इनका पूरा नाम था पीवी नरसिंह राव। पीवी नरसिंह राव लिखा ही है। तो इसमें क्या क्या कदम उठाएगा? पहला कदम उठाया गया, औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति को सीमित किया गया। दूसरा, एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार। तीसरा, सार्वजनिक क्षेत्र। चौथा, विदेशी निवेश। पांचवा, विदेशी प्रौद्योगिकी के संबंध में नीतिगत निर्णयों की घोषणा की गई। अब आपका 9वां क्वेश्चन है, विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? तो कौन था? उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। विशेष कृषि क्षेत्र सेज स्थापित करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड था। इसमें क्या था? कृषि की गतिविधियों के लिए प्राथमिकता सिंचाई उप सुविधाओं और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया। आर्थिक क्षेत्रों को स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। भारत सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन की शुरुआत 2005 में की। कब की है? 2005 में। और कहाँ की इसकी शुरुआत? उत्तराखंड में। किसने की? भारत में। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 10। और खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कौन घोषित करता है? खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कौन घोषित करता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कौन घोषित करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। पहली बार कब घोषित किया गया? वर्ष 1966 से 67 में। और उस समय हरित क्रांति भी थी। क्या था? न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया? 1966 से 67 में। किस समय घोषित किया? तब हरित क्रांति भी भारत में थी। अब आपका दूसरा है, कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा सरकार को 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन MSP तथा गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य FRA की सिफारिश की जाती है। कितनी फसलों के लिए? 22 फसलों के लिए। तीसरा, न्यूनतम समर्थन मूल्य दिए जाने का उद्देश्य अधिक से अधिक फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना होता है। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि एवं मूल्य आयोग CACP कौन करता है? कृषि एवं मूल्य आयोग CACP करता है। CACP की स्थापना 8 जनवरी 1965 कब हुई? 8 जनवरी 1965 में। और कहाँ हुई? नई दिल्ली में। कब की गई? 8 जनवरी 1965 में। और कहाँ हुई? नई दिल्ली में। किसकी शुरुआत हुई? CACP की। धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें।